हाँ, तो अभी इस अगले अध्याय में आपका स्वागत है। अब तक हम अध्याय 9 पढ़ चुके हैं और अध्याय 10 आज पढ़ेंगे। नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताप देते हुए रूपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। फिर क्या बताती हैं प्रशस्तियां। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के राजा के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहा जाता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे अध्याय 9 में पढ़ा। गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। फिर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं या वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। योद्धा समर्थ जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुटारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बरछर्रा, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तारों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ये उस प्रशस्ति पर लिखा एक वाक्य है। ठीक है, मानचित्र साथ में देखेंगे तो देखते हैं भी हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ बैंगनी और नीले रंग भी मिलेंगे। ये मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। ये क्या है? बीड़ा बजाने वाले राजा। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया, जैसे सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ये बीड़ा बजा रहे हैं। इसमें देखने क्या बता रहे हैं, समुद्र में फिर शासन करने की अनुमति। पड़ोसी देशों को आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से बनाया गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शाक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। आंतरिक राज्य, भारी राज्य और आर्यावर्त, ये क्या है? नगर है। और लाल वाले क्या है? गुप्त वंश।
ये गुप्त वंश की है, ठीक है। और ये नगर है अजंता, उज्जैन, भरूच, अमरावती, ऐहोल, चालुक्य, ये सब नगर है, ठीक है। ये क्या है, ये जितने भी ये आंतरिक राज्य हैं, ठीक है। ये बाहरी राज्य हैं, पाटलिपुत्र, नालंदा, प्रिया, कन्नौज, मथुरा। और ये बाहरी राज्य में से एक, ये तो श्रीलंका, श्रीलंका हो ही गया। ये आर्यवर्त है, ये ग्रीन वाला क्या है, आगे आर्यवर्त वाला, ठीक है। बाहरी राज्य में इधर की साइड भी बाहरी राज्य हो गए। फिर वंशावलियां, अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। ये प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रति प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने यह भी उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? महाराजाधिराज, राजा के ऊपर भी राजा, राजाओं में राजा एक तरीके से। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ने उनके दादा और परदादा को का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ में होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शाकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है कि उन्हें पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक का परास्त किया। उन्होंने भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। हर्षवर्धन और हर्षचरित, जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। उनके दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। हर्षचरित किसने लिखी? बाणभट्ट ने। ठीक, किस पर लिखी? राजा हर्षवर्धन। और किसमें थी? संस्कृत में। ठीक, इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री शेन त्सांग, जिनके बारे में अध्ययन में पढ़ा जाएगा, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थेनसार के राजा बने। किसके राजा बने थे? थेनसार के राजा बने। उनकी बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया, बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध संभवतः बंगाल को ही जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलिकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका। किसने रोका? चालुक्य नरेश और पुलिकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका। पल्लव, चालुक्य और पुलिकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में
इस काल में ये क्या आ गया, इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। पल्लवों का राज्य कहाँ तक फैला था? कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। इसमें क्या है? पल्लव। इनकी राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम। चालुक्य की राजधानी क्या थी? ऐहोल। ठीक है। एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे ये धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर था। पुलिकेशिन गुप्त सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। चालुक्य राजा सबसे प्रसिद्ध कौन थे? पुलिकेशिन द्वितीय। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति में से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलिकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थात आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलिकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। पुलिकेशिन द्वितीय ने किसके ऊपर आक्रमण किया? पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में कक्षा 7 में पढ़ेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। भूमि कर प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिश्चंद्र अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिश्चंद्र एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री, एक संधि विग्राहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री भी था। हरिशेषन संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्तवाहा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। फिर एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जो हथियार जुटाते थे उनको क्या कहते थे? सामंत कहते थे। जहाँ कहीं कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश किया करते थे।
दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण स्वामी का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समिति उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां पर उस उर नामक उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। ये संस्कृत नाम होगा नगरम। नगरम व्यापारियों के संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। ठीक है। उस जमाने में आम लोग कैसे थे? जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हम नाटकों तथा अन्य कुछ स्रोतों से मिलती है। चलो इसके उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटक में राजदरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध है? राजदरबार के जीवन के चित्रण के लिए। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। इनको सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इसका कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम। और ये किसके ऊपर है? दुष्यंत और शकुंतला। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारी के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी ने बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा इस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। चीनी तीर्थयात्री फाशियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। ये आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा से सजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, अस्ताब, सोने के पायदान भी शामिल थे। खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले, विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंट तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल, तुहारी बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांवों वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे। जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी जब ये गाड़ियां चलती थी। चलिए, तो अन्यत्र में क्या है? मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी और नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों ने
बेदुइन थे जो घुमक्कड़ काबिले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश लिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्ची स्त्री और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्री और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, भारत में फैल गया। अरब नाविक, जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान को जीत लिया। ये तो फिर यहाँ पर अध्याय 10 खत्म होता है। अब मिलते हैं अध्याय 11 में। एक बार इसका रिवीजन और कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं इसमें इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है, राजा समुद्रगुप्त के बारे में इसमें पढ़ा था। ये प्रशस्ति थी, इस पर ऐसे ही प्रशंसा की जाती थी। समुद्रगुप्त के टाइम पे साम्राज्य में सिक्कों का चलन भी था, जिसपे ये राजा की तस्वीरें उकेरा करते थे। वंशावलियां भी उस टाइम पे प्रशस्तियों में ही लिखी करती थी। उसके बाद हर्षचरित ने लिखी, माणभट्ट ने हर्षवर्धन के लिए संस्कृत में लिखी। माणभट्ट कौन था? उनके दरबारी कवि थे। ठीक है। पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम। चालुक्य की राजधानी कौन सी थी? ऐहोल। और कालिदास का सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे प्रसिद्ध नाटक है, वो कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम किसके ऊपर है? दुष्यंत और शकुंतला के ऊपर। ठीक है। और तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। फाशियान ये एक इम्पोर्टेंट, और शेन तांग भी है, जो कहाँ पे रुका था? समुद्रगुप्त के उसमें राज दरबार में रुका था काफी टाइम तक। इसमें इतना ही है। चलिए, सीरीज अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।